डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। धामी सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण को लोकसभा में पारित न होने पर विपक्ष को लिया आड़े हाथ। कहा, सरकार देश की महिलाओं को उनका पूरा अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध। चंपावत में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, मुख्यमंत्री राहत कोष घोटाले की जांच की मांग। 33% महिला आरक्षण को और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगे पूरी करने की भी मांग। विकासनगर में यमुना में बेलगाम अवैध खनन, आम लोगों की सुरक्षा भी भगवान भरोसे, सरकार बेसुध। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। महिला आरक्षण को लोकसभा में पारित न होने देने के मुद्दे पर देश भर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी शासित राज्यों में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। उत्तराखंड में भी धामी सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया और विपक्ष के महिला आरक्षण बिल पर लिए गए स्टैंड की कड़ी निंदा की। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार देश की महिलाओं को उनका पूरा अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे विकसित भारत के निर्माण में पूरी क्षमता से योगदान दे सकें। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं जैसे मातृशक्ति वंदना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना और लखपति दीदी योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना से महिलाओं को चूल्हे के धुएं से राहत मिली है और राज्य में गैस सिलेंडर की कमी नहीं होगी। सीएम धामी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उसने महिलाओं के हितों की अनदेखी की और महिला आरक्षण का विरोध केवल इसलिए किया क्योंकि इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को मिल सकता था। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 11 वर्षों में जेंडर बजट में 5 गुना वृद्धि हुई है और बेटियों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि देश में संस्थागत प्रस्ताव दर पर 61% से बढ़कर 57% हो गई है और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 8.2% ब्याज दर के साथ टैक्स फ्री लाभ मिल रहा है। चारधाम यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी शानदार शुरुआत हुई है, लेकिन कुछ लोग इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। जितना प्रतिनिधित्व होने वाला है उतना ही प्रतिनिधित्व होगा, इसलिए सीटें बढ़ाने का प्रावधान का बिल लाया गया। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद महिलाओं को उनका वास्तविक अधिकार देने में कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जब पहली बार किसी ने सच्चे मन से महिलाओं के हित में कार्य करने का प्रयास किया तो उसे संसद में बाधित कर दिया गया, उसमें बैरियर लगा दिया गया, बैरिकेडिंग लगा दी गई बड़ी बड़ी। और मातृशक्ति को अगर 33% का आरक्षण मिल जाता तो इसमें किसी का भी क्या जाता। अगर सीटें बढ़ जाती तो आपको भी कोई परेशानी नहीं होती, किसी को परेशानी नहीं होती। आपकी तो सीटें थी, उसी में सीटें बढ़ रही थी और सीटें बढ़ने पर तो सभी को, हर राज्य को कुछ न कुछ मिल रहा था, किसी राज्य का कम नहीं हो रहा था। और पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे प्रतिपक्ष के साथी वहां पर किस बात का विरोध कर रहे थे। अगर सीटें बढ़ाने का विरोध कर रहे थे तो वो भी बहाना है, क्योंकि बढ़ी हुई सीटें तो आखिर महिलाओं को ही मिलने वाली थी ना, महिलाओं को ही सीटें मिलती। तो फिर आप लोगों ने इस पवित्र अधिनियम को रोकने का आखिर काम क्यों किया? ये प्रश्न मेरा नहीं है, मुझे लगता है ये प्रश्न एक सामान्य व्यक्ति का भी होगा। जो भी महिलाओं की शक्ति की बात करेगा, महिला बंधन की बात करेगा या महिला अधिकारों की बात करेगा, तो उसके मन में बात अवश्य आएगी कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा था। जब सीटें भी बढ़ रही थी, परिसीमन भी हो रहा था और ठीक समय पर सब कुछ हो रहा था, तो फिर आप लोगों ने उस पवित्र अधिनियम को रोका है। अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति गंभीरता दिखाने के स्थान पर इनका दृष्टिकोण हमेशा विरोध तक सीमित दिखाई देता है। महोदय, असल में कांग्रेस ने इस बिल का विरोध इसलिए किया कि अगर उनको आरक्षण मिल जाता तो इसका श्रेय भी मोदी सरकार को चला जाता या मोदी जी को मिल जाता। जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में जब पहले दिन वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य में उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि इसका श्रेय मैं आप सबको दे दूंगा।
प्रतिपक्ष के लोगों को दे दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अखबार में भी विज्ञापन दे दूंगा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर चंपावत मुख्यालय के गांधी चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फर्त्याल और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री निर्मला गहतोड़ी ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, मातृशक्ति और आमजन शामिल हुए। धरने के दौरान वक्ताओं ने साफ शब्दों में कहा कि अब जनता के साथ हो रहे अन्याय और लगातार अनदेखी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने 3 प्रमुख मांगों को लेकर सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री राहत कोष में कथित घोटाले की निष्पक्ष जांच, 33% आरक्षण बिल को तत्काल लागू करने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की लंबे जायज मांगों को जल्द पूरा करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि आंदोलन सिर्फ मांगों का नहीं बल्कि जनता के हक और सम्मान की लड़ाई है। शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावशाली इस प्रदर्शन ने साफ संकेत दे दिया है कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सभी मांगे पूरी नहीं होती तब तक संघर्ष जारी रहेगा और हर स्तर पर आवाज बुलंद की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी के दम पर ये लड़ाई अंत तक लड़ी जाएगी। 1 महीने पूर्व में सोशल मीडिया के माध्यम से एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री राहत कोष में घोटाला जो हुआ था उसको लेके बहुत ज़्यादा सियासत और बहुत ज़्यादा जनता में आक्रोश था। उसी को लेके हम जिलाधिकारी महोदय से मिलना चाह रहे थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन उनके जो काम संभालते हैं उनसे हमने मुलाकात की। हमने कहा कि भाई ये जिलाधिकारी के नाम से 3-3 लाख करके 2-3 बार ये पैसा आया है और कोई अध्यक्ष के नाम से आया है, कोई नेम इंग्लिश में कोई नाम लिख के आया है, वो गलत है। हमने कहा इसकी जांच होनी चाहिए और 10-15 दिन के अंदर इस मामले को अगर इसको हमको बताया नहीं जाता तो कांग्रेस पार्टी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगी। अगली खबर, रानीखेत में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का 78वां जन्मदिन उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और CWC सदस्य करण मारा समेत तमाम कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केक काटा और मिष्ठान वितरित कर उनका जन्म दिवस मनाया। सभी ने हरीश रावत के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए करण मारा ने कहा कि हरीश रावत उत्तराखंड के सबसे बड़े हितैषी नेताओं में से एक हैं। अपने मात्र 2.5 साल के कार्यकाल में भी उन्होंने कई ऐतिहासिक और जनहितकारी काम किए। खासकर 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा कराया गया, जिसकी देश विदेश में सराहना हुई। उत्तराखंड सरकार के परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जीव जनपद प्रभारी मंत्री प्रदीप बत्रा का नगर निगम परिसर पहुंचने पर महापौर विकास शर्मा के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान महापौर ने शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। समीक्षा बैठक में शहर के विकास कार्यों और आगामी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। महापौर ने वार्ड 32 में सड़क सुदृढ़ीकरण और नाला निर्माण के लिए जिला योजना से 25 करोड़ रुपए मंजूर कराने का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री को सौंपा। प्रदीप बत्रा ने नगर निगम के स्वच्छता कार्यों, त्रिशूल चौक सुंदरीकरण, वेंडिंग जोन और कूड़े के पहाड़ हटाकर पार्क विकसित करने की सराहना की। उन्होंने कहा कि धामी सरकार रुद्रपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है और विकास योजनाओं को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। चंपावत कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक जनता मिलन कार्यक्रम इस बार आम लोगों के लिए राहत लेकर आया। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती की अध्यक्षता में आयोजित इस जन सुनवाई में जिले के अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों की कुल 42 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। CDO ने साफ शब्दों में अधिकारियों को चेताया कि जन शिकायतों के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान ही प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है। जनता मिलन में ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई। ग्राम डकना बडोला की नारायणी देवी ने बिजली और पानी की समस्या उठाई, जिस पर विद्युत विभाग और जल संस्थान को संयुक्त रूप से तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं मोराड़ी और मानर तल्ला से आई पेयजल संबंधी शिकायतों पर जल संस्थान और जल निगम को मौके पर ही स्पष्ट आपूर्ति सुचारू करने को कहा गया। स्वरोजगार योजनाओं को लेकर भी कई आवाजें उठी। हरम की केसरी देवी और
चैकुनी बोरा की गीता बोरा को मुख्यमंत्री व एकल महिला स्वरोजगार योजना से जोड़ने के लिए उद्योग और समाज कल्याण विभाग को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राशन कार्ड मामले में सीडीओ का रुख सबसे सख्त नजर आया। उन्होंने पंचायत सचिवों को ग्राम सभाओं के माध्यम से पात्र लोगों के बीपीएल कार्ड प्रस्तावित करने के निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए। कृषि और राजस्व से जुड़े मामलों में भी त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। पीएम किसान सम्मान निधि की रुकी किश्त, खाता खतौनी में संशोधन जैसे मामलों पर कृषि विभाग को तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया। थोड़ा सा हम लोगों ने नई एसओपी बनाई है और हर लेवल पे सेक्टर मजिस्ट्रेट हों, पर्यवेक्षक हों, केंद्र व्यवस्थापक हों, उनके काम को और बेहतर करने के लिए क्या क्या चीज़ें बेस्ट हो सकती हैं वो हम लोग कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम लोग एआई बेस्ड सिक्योरिटी ऑडिट कर रहे हैं और लाइव सीसीटीवी का भी हम लोग अपने कमीशन के कंट्रोल रूम में बना रहे हैं ताकि सेंटर की सारी एक्टिविटीज़ हमको मिले। इसके साथ ही हम लोगों ने जो जनपद वाइज जो कुछ इस तरह के लोग हैं जो पहले प्रकाश में आए हों, जिनकी गतिविधियां बहुत संदिग्ध रही है, उनकी लिस्ट भी हम लोगों ने शेयर कर रखी है और एक बेहतर प्रयास में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन से एग्ज़ाम हो, इसका प्रयास है। अगली खबर, उत्तराखंड सरकार शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा गोलरभूज में करोड़ों की लागत से हुए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर, क्लिनिक, 18 दुकान और 10 टाइल्स मार्गों का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि मंत्री बनने के बाद पहली बार गुलरभोज आने पर गुलरभोज नगर पंचायत अध्यक्ष सतीश चुग ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। रामलीला मंदिर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरी विकास क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकास कार्यों के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष की पीठ भी थपथपाई। वहीं इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक अरविंद पांडे का नहीं पहुंचना भी चर्चा का विषय बना है। वहीं इस विषय पर कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने भाजपा की गुटबाजी को नकारते हुए सिरे से खारिज कर दिया। नगर पालिका, नगर पंचायत से ये लोग, हमारे लोग कह रहे हैं कि उनको निमंत्रण गया हो। देखिए, सतीश चुग भाजपा में उनका स्वागत है और मैं ज्यादा तो मेरे संगठन के लोग करेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे, हमारे संगठन महामंत्री करेंगे। पार्टी जो आदेश देती है हमें उसी हिसाब से चलना पड़ता है। जी हमारे शहरी विकास मंत्री हैं प्रदेश के और हमारे गुलरभोज में बड़ी जो है खुशहाली है और बड़ी हर्षोल्लास है कि माननीय मंत्री जी हमारे इस पिछड़े हुए क्षेत्र में पहुंचे हैं और पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में जितने भी अतिथि आए मैं सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम लोगों में बड़ी खुशी है कि माननीय मंत्री जी अतिथि हमारे क्षेत्र में आए। बहुत बढ़िया, यहाँ रोड इतनी लंबी चौड़ी है नहीं, हमारे यहाँ एक रोड 30-30 लाख की है। यहाँ रोड पहले बन गई, अब विकास अच्छा कर। खबरों के सिलसिलों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत में 17 मई को प्रस्तावित स्नातक स्तरीय परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और पूरी तरह नकल विहीन बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में परीक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए। अध्यक्ष मार्तोलिया ने साफ शब्दों में कहा कि पारदर्शी परीक्षा प्रणाली ही योग्य अभ्यर्थियों के चयन की नींव है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने दो टूक कहा कि परीक्षा प्रबंधन में गड़बड़ी या ढिलाई सामने आने पर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में आयोग द्वारा जारी नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बार परीक्षा केंद्रों को हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था से लैस किया जाएगा। सभी कक्षों में जैमर लगाए जाएंगे ताकि मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का दुरुपयोग पूरी तरह रोका जा सके। साथ ही सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा हर अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी और परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले सघन चेकिंग की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के निजी सामान रखने की कोई व्यवस्था नहीं होगी जिससे सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो। अध्यक्ष ने सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि परीक्षा से एक दिन पहले सभी केंद्रों का अनिवार्य निरीक्षण किया जाए। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों और कोचिंग संस्थानों पर विशेष नजर रखने को कहा गया है। उन्होंने अधिकारियों से समन्वय के साथ जिम्मेदारी निभाने और ड्यूटी में तैनात कर्मियों को पहले से ही एसओपी की पूरी जानकारी देने के निर्देश भी दिए।
अगली खबर, यमुना में बेलगाम खनन। उत्तराखंड भले ही राजस्व में नए रिकॉर्ड बना रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। विकासनगर के ढालीपुर से डकरानी तक यमुना नदी का हाल देखिए। यहाँ नियम कानून ताक पर रखकर खनन अपने चरम पर है। आवंटित खनन पट्टों पर खुलेआम मानकों की अनदेखी हो रही है। प्रतिबंध के बावजूद जेसीबी मशीनें दिन दहाड़े नदी का सीना चीर रही हैं। मशीनी खनन जैसे नई सामान्य व्यवस्था बन गया है। सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियां बिना किसी रोक टोक के ओवरलोड भरकर सड़कों पर दौड़ रही हैं। रॉयल्टी यानी रवन्ना की स्थिति और भी चिंताजनक है। ज्यादातर ट्रैक्टर बिना रवन्ना के ही फर्राटा भर रहे हैं, और अगर एक रवन्ना जारी हो भी जाए तो उसका इस्तेमाल कई चक्करों के लिए किया जा रहा है। राजस्व को हो रहा नुकसान फिलहाल किसी की प्राथमिकता नहीं दिखाता। इन बेलगाम वाहनों के बीच आम लोगों की सुरक्षा भी भगवान भरोसे है। हादसे का डर लगातार बना हुआ है, मगर खनन का काम सुचारू रूप से जारी है। नियमानुसार हर खनन पट्टे पर सीसीटीवी कैमरे और तौल कांटा अनिवार्य है, मगर जमीन पर इनका पालन ढूंढना मुश्किल है। एक दो जगह खाना पूर्ति कर दी गई है, बाकी जगह निगरानी पूरी तरह भगवान भरोसे है। यमुना में चल रही जेसीबी मशीनें साफ इशारा करती हैं कि या तो विभाग देख नहीं पा रहा है या देखना ही नहीं चाहता है। ये विभाग या लापरवाही है या खनन माफिया का दबदबा, ये समझना मुश्किल नहीं। अगली खबर मसूरी से है, जहां पर मसूरी से लगे कमेटी क्षेत्र में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी ने 2 मकानों को सील कर दिया। कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध जताया और इसे एक तरफा बताया। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि प्राधिकरण दोहरा रवैया अपना रहा है। बाहर से आए लोगों के बहुमंजिला होटल बनने पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जब कोई स्थानीय निवासी अपने रहने के लिए ग्राम समाज की जमीन पर घर बनाता है तो प्राधिकरण तुरंत डंडा चला देते हैं। लोगों ने विभागीय अधिकारियों पर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया और मांग की कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। चेतावनी दी गई कि यदि प्राधिकरण का यही रवैया रहा तो ग्रामीण उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। स्थानीय निवासी प्रवेश राणा ने बताया कि प्राधिकरण की टीम ने उनका भवन सील कर दिया, जबकि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद अधिकारी दबाव में कार्रवाई करते रहे। उन्होंने कहा कि पहले उनके द्वारा एमपीजी कॉलेज मसूरी में सैकड़ों पेड़ काटे जाने और नगरपालिका की जमीन खुर्द बुर्द करने का मामला उठाया गया था। उसी के द्वेष में भावना में ये कार्रवाई की गई है। प्रवेश राणा ने कहा कि वे पूरे मामले को जिलाधिकारी के सामने रखेंगे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। केएमटी में जो 2-3 मकान सील जिला प्राधिकरण द्वारा किए गए, वो सरासर बिल्कुल निंदनीय कार्य उनके द्वारा किया गया, क्योंकि केएमटी क्षेत्र पूरा ही जो है जिला प्राधिकरण के अधीन जरूर आता है, पर वो सबकी गांव की भूमि है और गांव की भूमि पर कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने 10 मंजिलों के होटल बनाए हैं और अभी भी वहाँ पर धड़ल्ले से कार्य हो रहा है। और फिर भी आज जिला प्राधिकरण ने किसी हम लोगों को चिन्हित लोगों को चिन्ह करके हमारे जो रहने के लिए हमने घर बनाए थे उनको सील उनके द्वारा किया गया। और मैं जो प्राधिकरण के एई हैं ये तिवारी जी, ये इतना चोर आदमी है कि इसने पूरे केएमटी से पूरी स्थानीय जनता को इसने इतना परेशान कर दिया है। ये हर किसी से पैसे की डिमांड कर रहा है। मैं प्रशासन से मेरी ये निवेदन है आप लोगों से कि इसको जल्द से जल्द हटाने का काम करें। देर रात लगभग 12:30 बजे किसी व्यक्ति के द्वारा 112 पर कांवड़ पटरी मार्ग पर आग लगने की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सिविल लाइंस कोतवाली के पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। इस दौरान रात्रि गश्त पर रहे मंगलौर सीओ भी मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं जंगल में आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अगर बात की जाए अप्रैल माह में रुड़की क्षेत्र में 6 से 7 घटनाएं शॉर्ट सर्किट या अन्य कर्म से आग लगने का कारण माने जा रहे हैं, वहीं जंगल में भी आग लगने की घटना बढ़ रही है। इस दौरान वन विभाग का कोई ध्यान नहीं है। रात की जो घटना हुई, ग्रामीणों के फोन के बाद वन विभाग मौके पर भी नहीं पहुंचा, जिसमें गैर ब्रिगेड में थाना पुलिस में बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लोहाघाट के एपण से आत्मनिर्भरता तक मीना राय की प्रेरक यात्रा। जब पारंपरिक कला को आत्मविश्वास और सही अवसर मिलता है तो वो सिर्फ संस्कृति नहीं, जिंदगी भी संवार देती है। लोहाघाट की ग्राम पंचायत चौड़ी राय की मीना राय ने एपण कला को अपनी ताकत बनाकर यही साबित किया है। बचपन से एपण में
पारंगत मीना के पास हुनर भरपूर था, मगर संसाधन और मार्गदर्शन की कमी उनके रास्ते की बाधा बनी हुई थी। बदलाव की शुरुआत तब हुई जब वे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बने जय मां काली स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। समूह ने उन्हें न सिर्फ संबल दिया बल्कि स्वरोजगार के लिए नए दरवाजे भी खोले। IFAD और केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही ग्रामोत्थान परियोजना उनके सपनों की उड़ान बनी। परियोजना के तहत मीना का चयन एपड़ आधारित लघु उद्यम के लिए हुआ और उन्हें 1 लाख रुपए की मदद मिली। 30,000 रुपए अनुदान, 50,000 रुपए बैंक ऋण और 20,000 रुपए का स्वयं योगदान। इस सहयोग से मीना ने परंपरा को नवाचार से जोड़ा। उन्होंने एपड़ के पारंपरिक रूपों को आधुनिक अंदाज देकर पूजा थाली, वॉल हैंगिंग, गिफ्ट आइटम और नेम प्लेट जैसे आकर्षक उत्पाद बनाने की शुरुआत की। गुणवत्ता और कलात्मक ने जल्द ही बाजार में पहचान दिलाई और मांग लगातार बढ़ने लगी। आज मीना हर महीने 5 से 6 हज़ार रुपए कमा रही हैं। वे न केवल अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे रही हैं बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी आगे बढ़ा रही हैं। मीना की कहानी बताती है, हुनर हो, सही मंच मिले तो गाँव की महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई इबादत लिख सकती हैं। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।